ये सूत्र जो है आपको समझ में आ गया। ये सूत्र प्रहासे च मन्योपदे मन्यतेरुत्तम एक वच्चे, प्रहास गम्यमान हो तो मन्य उपपद धातु से मध्यम पुरुष हो जाता है, और मन्यते उत्तम मन्य उपपद धातु से, मन्य उपपद में है जिसके ऐसी धातु से, मन्य उपपद है जिसके ऐसी धातु से तो मध्यम पुरुष हो जाता है। और मन्य धातु से मन्यतेर उत्तम स्थिप निर्देश है, मन धातु से मन्यते ये स्थिप निर्देश है, मन स्थिप और दिवादिव्या शन, और इसके रूप चला दिए मन्यति का मन्यते है। मन धातु से उत्तम पुरुष हो जाता है, एकवत होता है। जैसे यही मन ने ओदनम भोक्ष से, तो मन्ने उपपद रहते भोक्ष से में मध्यम पुरुष हो गया। भोक्ष से का अर्थ है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि ओदन खाऊंगा? क्या पाता था? ओदन खाऊंगा उत्तम पुरुष पाता था, मध्यम विधान कर दिया। क्या तुम ऐसा मानते हो? यहां क्या पाता था? क्या तुम ऐसा मानते हो? मध्यम पुरुष पाता था ना, उत्तम पुरुष कर दिया। भुक्ता स्वतिथि भी यही मन ने रथेन यास्यसि नहीं यास्यसि यातस्तेन ते पिता, मध्यम उत्तमयो प्राप्तयो उत्तम मध्यमो विधीयते। मध्यम और उत्तम प्राप्त थे, उत्तम और मध्यम विधान कर दिया। प्रहास नहीं होगा तो यथा प्राप्त रहेगा। यही मन्य से उदनम भोक्षे इति, सुष्ठु मन्य से साधु मन्य से। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे हमने युष्मद्युपदे सूत्र को देखा, ऐसा ही अस्मद्युत्तमा, ऐसा ही शेषे प्रथमा है। ठीक है। जैसे हम यूं कहें त्वम च अहम च पचसी च पचामी च, अलग अलग कहेंगे तो इस तरह स विवक्षा होगी तो त्वम च अहम च पचाव, ऐसा हो जाएगा। त्वम च अहम च पचाव। और यदि अलग अलग हम विवक्षा करें, त्वम च अहम च पचसी च पचामी च, ये भी तरीका ठीक है। त्वम च अहम च पचसी च पचामी च, त्वम च अहम च पचाव, सीधा उत्तम पुरुष बोल देते हैं। आगे परासन्निकर्ष संहिता। हाँ जी, शेषे प्रथमा भी ऐसे ही है। शेषे का मतलब है कि जहाँ युष्मद अस्मद नहीं है और विषय सप्तमी है पर सप्तमी नहीं है, शेष विषय में मध्यम उत्तम विषय से जो अन्य है वो शेष लिया गया है। शेष विषय में मध्यमोत्तम विषयाद अन्य उच्यते, मध्यम और उत्तम विषय से अन्य कहा जाता है। अन्यो विषय इत्यर्थ। अन्य उच्यते का मतलब अन्यो विषय उच्यते। शेष शब्द से मध्यम उत्तम विषय से अन्य विषय लिया गया है। शेष उपयुक्त अन्य शेषा, जिसका पहले उपयोग हो गया है उसके जो बच गया विषय है। हाँ, यही कहा है पद्मंजरी में, यही व्याख्या की है। मध्यम उत्तम विषयाद अन्य उच्यते का अर्थ है अन्य विषय उच्यते। मध्यम उत्तम विषय से अन्य विषय कहा जा रहा है। मध्यम और उत्तम के विषय से अन्य विषय कहा जा रहा है। हाँ, शेष कहा है ना, तो उसको हम ऐसे ही समझेंगे, अस्मद विषय से अन्य और युष्मद विषय से अन्य।
जहाँ युष्मद अस्मद समानाधिकरण नहीं है वो शेष, ऐसा मतलब समझ लीजिए। हाँ, युष्मद विषय से अन्य, अस्मद विषय से अन्य जो विषय है, तो युष्मद विषय से अन्य विषय, अस्मद विषय से अन्य विषय, वो शेष से कहा गया है। माने जहाँ युष्मद अस्मद नहीं है। युष्मद का विषय और अस्मद का विषय तब होगा जब युष्मद अस्मद समानाधिकरण होंगे, और जहाँ वो विषय नहीं है अर्थात युष्मद अस्मद का समानाधिकरण नहीं है, लकारवाच्य कारक के साथ युष्मद अस्मद का समानाधिकरण नहीं है, तो वो युष्मद अस्मद के विषय से अन्य विषय बनेगा। कैसे नहीं बनेगा समानाधिकरण? किसमें? ऊपर ये कहा है कि युष्मद उपपद रहते और लकारवाच्य कारक के साथ युष्मद का समानाधिकरण, लेकिन प्रथम युष्मद उपपदे में ये कहा है कि युष्मद उपपद हो, लकारवाच्य कारक का युष्मद के साथ समानाधिकरण हो, युष्मद का प्रयोग हो ना हो, तब मध्यम पुरुष होता है। अस्मद्युत्तमा में ये कहा कि अस्मद उपपद हो, लकारवाच्य कारक के साथ अस्मद का समानाधिकरण हो, अहम पचामी। और शेषे का मतलब है जहाँ युष्मद विषय और अस्मद विषय नहीं है, अर्थात युष्मद उपपद और अस्मद उपपद नहीं है, वो ये शेष शब्द से कहा जा रहा है। इसमें समानाधिकरण इसमें भी है ना, इसमें भी तो ऐसे अर्थ करेंगे। शेष का मतलब गुरु जी, हाँ, इसमें शेष बच जाता है, पचती पचता है। इस तरह इसमें जैसे कर्म है, करण है, और करण है, कर्ता नहीं है तो भी इसमें चल जाता है कि कर्ता है। पचती है तो इसमें कर्ता न रहने पर भी कर्ता पता चल जाता है। इसी तरह से जैसे करण है, कर्म है, कर्ता ना हो तो चलेगा, कहना पड़ता है। वो तो ऐसे समझते तो हैं, कोई ना कोई साधन अपनाते हैं, पर वो तो बोलना ही पड़ता है ना। समझने में तो थोड़ा बहुत समझ लेता है जितना आदमी समझ सके, क्रिया से थोड़ा। कोई अग्नि तो ले ही रहा है जब पका रहा है तो, पर वो मतलब कहना पड़ता है। मेरा कहना ये है कि कर्ता न रहे लेकिन करण कर्म ये सब रहे और क्रिया रहे। आप तो यही कह रहे हो कि कर्ता तो ना रहे और करण आदि सब रहे, तो कर्ता की अनुपस्थिति में कर्ता तो अध्याहार कर लेते हैं ना। प्रयुज्य माने अप्रयुज्य माने यहाँ कह रखा है ना। जाता है कहेंगे तो कोई ना कोई जाता है। हाँ, ग्रामम गच्छति ऐसे बोल, ग्रामम गच्छति देवदत्ता शेषे प्रथमा है ना, तो यहाँ शेष के प्रयोग होने पर भी और न होने पर भी। हाँ, तीनों सूत्रों में तो ऐसा है ना, स्थानीय अपि तीनों सूत्रों में संबद्ध है, आ ही रहा है कि युष्मद के प्रयोग होने पर भी न होने पर भी, ऐसे अस्मद्युत्तमा में अस्मद के प्रयोग होने पर भी न होने पर भी, और शेष प्रथमा में शेष के प्रयोग होने पर भी न होने पर भी। शेष का प्रयोग होना क्या है? शेष का मतलब है युष्मद अस्मद से भिन्न, जैसे रामः ये तो प्रयोग हो गया, और हम सामान्य रूप से ग्रामम गच्छति, कोई कश्चित गच्छति, तो वहाँ पर कश्चित का अध्ययन कर लेंगे। प्रयोग होने पर भी युष्मद अस्मद से भिन्न, उसका प्रयोग होने पर भी न होने पर भी। ठीक है, मध्यम उत्तम विषयाद अन्य, मध्यम का विषय, मध्यम और उत्तम द्वंद्व है, और उसका विषय ये षष्ठी समास, उससे अन्य। युष्मद का विषय और अस्मद का विषय ये होता है, कोई पूछे युष्मद का विषय और उत्तम का विषय क्या होता है, तो यही कहेंगे कि युष्मद का विषय होता है युष्मद्युपदे समानाधिकरणे स्थानीय मध्यमा सूत्र के द्वारा जो पूरा का पूरा कुछ कहा गया है ना, वो युष्मद विषय बनेगा। और अस्मद विषय क्या होगा? अस्मद का विषय क्या होगा? जो अस्मद्युत्तमा सूत्र के द्वारा कहा गया है कि अस्मद उपपद हो, लकारवाच्य कारक के साथ अस्मद का समानाधिकरण हो, अस्मद का प्रयोग होना या न होना, ये सारा अस्मद का विषय है। युष्मद अस्मद विषय से अन्य जो है वो यहाँ पर शेष से गृहीत हो रहा है। पद्मंजरी में एक पंक्ति लिखी है कि अन्य विषय, मध्यम उत्तम विषय से, मध्यम
और उत्तम के विषय से अन्य जो विषय है वो यहाँ पर गृहीत हो रहा है। इसको डायरेक्ट कह देती युष्मत् अस्मत् से भिन्न शेष है। बढ़िया। कह सकते हैं वो भी, युष्मत् अस्मत् से भिन्न शेष है। और सब जगह जैसे कहा वैसे यहाँ भी कह सकते हैं, शेष की एक ही तो व्याख्या है, उक्तादन्य शेष, या फिर उपयुक्तादन्य शेष। जिसका ऊपर उपयोग हो गया है वो शेष है, उपयुक्तादन्य शेष है या उक्तादन्य शेष है। और वो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग होगा। शेषे प्रथमा में शेष अलग है और शेषो घ्यसखी में शेष अलग है। शेषात कर्तृप्रसन्न पद में शेषात अलग है। षष्ठी शेषे में शेषे अलग है। हैं? हाँ, इसी तरह से युष्मत् अस्मत् से भिन्न विषय। ये विषय इसलिए बोलना पड़ा है कि जहाँ युष्मत् अस्मत् समानाधिकरण नहीं है वो यहाँ शेष लिया जाए। युष्मत् अस्मत् समानाधिकरण के रूप में जहाँ नहीं है वो शेष लिया जाए। युष्मत् अस्मत् का अभाव शेष है, न पुरन अन्य सद्भाव, ऐसा मतलब ये कहना चाह रहे हैं। युष्मद् अस्मद् का अभाव यहाँ पर शेष है, पर कुछ अन्य का सद्भाव भी हो या ना हो ये जरूरी नहीं। इससे क्या लाभ होगा? अन्य का सद्भाव, युष्मद् अस्मद् का अभाव शेष है, न पुरन अन्य सद्भाव। जैसे त्वं च देवदत्तस्य च पचथा बोला किसी ने, त्वं च देवदत्तश्च, ऐसा बोला ना, त्वं च देवदत्तश्च पचथ, अहम च देवदत्तश्च पचाव। तीसरा उदाहरण, त्वं च अहम च देवदत्तश्च, त्वं च अहम च देवदत्तश्च पचाम। ये 3 उदाहरण मैंने दिए हैं। यहाँ पर मैंने एक बात कही कि युष्मद् अस्मद् का अभाव शेष शब्द से लिया गया। युष्मद् अस्मद् का अभाव शेष शब्द से लिया गया है, ना कि अन्य सद्भाव। अन्य का सद्भाव जो है वो शेष शब्द से नहीं लिया। इससे क्या लाभ हुआ? ये जो मैंने उदाहरण दिए हैं, अत्र यद्यपि युष्मद् अस्मदोर अन्यस्य च या समुदाय, युष्मद् अस्मद् भी है ना यहाँ और अन्य भी है। ये तो अन्य है, ये युष्मद् है, ये अस्मद् है, ये अन्य है। यहाँ युष्मद् अस्मद् दोनों है और ये अन्य है। अन्य का सद्भाव भी तो है युष्मद् अस्मद् के साथ। देखिए, त्वं च अहम च, यहाँ युष्मद् अस्मद् है और ये देवदत्त यहाँ पर अन्य का सद्भाव है। यहाँ पर अहम है, अन्य का सद्भाव है, यहाँ त्वं है, अन्य का सद्भाव है। युष्मद् अस्मद् का और अन्यस्य च या समुदाय, इसका और इसका ये जो एक समुदाय बनेगा ना, पूरा टोटल त्वं और देवदत्त का जो एक समुदाय बनेगा, ये समुदाय युष्मद् अस्मद् से भिन्न बनेगा या युष्मद् अस्मद् बनेगा? युष्मद् अस्मद् से भिन्न बनेगा या युष्मद् अस्मद् बनेगा? हैं? युष्मद् अस्मद् से भिन्न तो हो गया ये भाई। ये एक तो कोरा, एक तो हो त्वं पचसी और एक त्वं च देवदत्तश्च पचथा। तो यहाँ युष्मद् अस्मद् से भिन्न जो देवदत्त है
युष्मद का और देवदत्त का जो एक समुदाय बनेगा वो युष्मद से तो अन्य हो गया। केवल एक तो हम यूं कहें त्वम पचसी, है ना, ये युष्मद त्वम और देवदत्त का समुदाय त्वम से अन्य है ना। एक तो त्वम कहें और एक त्वम देवदत्त कहें, तो त्वम और देवदत्त का जो समुदाय होगा वो त्वम से अन्य है ना। हाँ, युष्मद अस्मद का अभाव शेष, ना कि अन्य सद्भाव शेष। यहां पर जो है इसको शेष के अंतर्गत नहीं लेंगे, अन्य का सद्भाव रहते हुए शेष नहीं कहेंगे, इसको शेष नहीं कहेंगे। शेष प्रथमा, शेष रहते प्रथमा होता है। शेष प्रथमा वही होगा जहां युष्मद अस्मद का बिल्कुल गंध भी ना हो, युष्मद अस्मद का अभाव है। हैं? तो काशिकाकार ने यही बात को दर्शाने के लिए कहा है यहाँ पर कि मध्यम उत्तम विषयाद अन्य उच्यते, मध्यम उत्तम के विषय से अन्य लिए जाएगा। जहाँ मध्यम का विषय बने, मतलब जहाँ मध्यम का युष्मद की जहाँ गंध आ जाए तो वो मध्यम का विषय बन जाएगा। अस्मद की गंध आ गई तो उत्तम का विषय बन जाएगा, और शेष वहाँ होगा गंध भी नहीं है। तो युष्मद अस्मद के सद्भाव के निमित्त यहाँ मध्यम हो जाते हैं, उत्तम हो जाते हैं, पर शेष का सद्भाव यद्यपि देवदत्त युष्मद अस्मद से भिन्न है, पर ये जो एक समुदाय में बोला त्वम और देवदत्त का जो ये समूह बनेगा, इसको क्या कहोगे? इसको युष्मद अस्मद कहें या शेष कहें? शेष नहीं कह सकते। शेष का मतलब है जहाँ युष्मद अस्मद बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो है युष्मद अस्मद, इसलिए प्रथम पुरुष नहीं होता। पर सन्निकर्ष संहिता, पर शब्द अतिशय वर्तते, सन्निकर्ष प्रत्याशक्ति को कहते हैं। परो या सन्निकर्षा वर्णानाम अर्धमात्रा काल व्यवधानम स संहिता संजो भवति, वर्णों का अर्धमात्रा काल व्यवधान, जैसे दधि अत्र है तो अर्धमात्रा काल से ज़्यादा काल बीच में नहीं आना चाहिए। दधि अत्र एक साथ बोलेंगे ना, दधि अत्र, तो अर्धमात्रा काल से ज़्यादा यदि व्यवधान दे दिया तो फिर संहिता नहीं होगी। जैसे मैं बोलूँ दधि अत्र, ये संहिता नहीं हुई, तो संहिता नहीं होगी तो ये गणची भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि एक वाक्य बोला जाता है संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु सर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, संहितैक पदे नित्या। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु सर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। इसको ऐसा कह रहे हैं, संहिता एक पद में नित्य होती है। जैसे राम एक पद है ना, राम, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते र आ म अ राम, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। नित्या धातु सर्गयो, आगच्छति है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते आ गच्छति, धातु सर्गे में संहिता नित्य बोलनी पड़ेगी। नित्या समासे राजपुरुष है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते राज
पुरुषः, मैं अर्धमात्रा काल से ज़्यादा व्यवधान दे रहा हूँ। दो वर्णों के बीच में जो अर्धमात्रा काल है उससे ज़्यादा काल का व्यवधान कर रहा हूँ। राज पुरुषः, ये गलत हो गया। समास में संज्ञा नित्य होती है। वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में वक्ता की इच्छा के ऊपर है। देवदत्तो ग्रामम गच्छति, ये भी बोल सकते हो। देवदत्तो ग्रामं गच्छति, ये भी बोल सकते हो। और इसको आप देवदत्तः ग्रामं गच्छति ऐसे भी बोल सकते। संहिता तोड़ दी, पर फिर तोड़ते ही बोलना ऐसे पड़ेगा। यदि कोई पढ़ रहा है देवदत्ता ग्रामम गच्छति तो गलत हो गया। पता चला? कोई ऐसा पढ़ रहा है देवदत्ता ग्रामम गच्छति तो ये गलत हो गया। एक साथ भी पढ़ रहे हो और संधि नहीं कर रहे हो, हैं? आपको एक साथ नहीं बोलना, फिर संधि नहीं करनी है तो फिर आपको अलग अलग एक पद बोलिए। देवदत्तः ग्रामम गच्छति ऐसे बोलिए। वो तो सारे संधि करके लिखते हैं, छंद में तो संधि करके लिखते हैं। संहिता में ही बोलना चाहिए, संधि तोड़ के नहीं बोलते। मंत्र जैसे श्लोक जो है ना उनको संहिता में ही बोलते हैं। अब ये जो पद्य और गद्य दो प्रकार का काव्य है, तो गद्य में आप संहिता में बोल सकते हो, असंहिता में भी बोल सकते हो। जो गद्यात्मक संस्कृत लिखी रहती है ना गद्य के रूप में, उसको आप दोनों ढंग से बोल सकते हो। ये जैसे पद्मंजरी आदि में लिखी है ना, न्यास में, मूल काशिका में, तो इसको आप एक साथ पढ़ सकते हो या संधि अलग अलग करके पढ़ सकते हो, पद पाठ करके भी पढ़ सकते हो, हैं? तो ये बात आपको एक विशेष बताई है कि जब संधि, वहाँ पर विकल्प नहीं है, संहितायाम अधिकार में विकल्प नहीं है, वो संहिता संज्ञा करने में विकल्प है। वाक्य में संहिता संज्ञा हम करें या न करें ये विकल्प है, लेकिन संहिता यदि कर दी तो संधि अवश्यम भावी होगी। संहिता करने का मतलब है एक वर्ण के बाद दूसरा वर्ण आप बोलते चले जा रहे हैं तो फिर परिवर्तन भी होगा। संधि के रूप में जो परिवर्तन होता है वो भी होगा। यदि आप संधि नहीं करोगे ना तो न धातु लोपे आर्ध धातु के ऐसा बोलना पड़ेगा। संधि की तब तो न धातु लोप आर्ध धातु के ऐसा बोलना होगा। न धातु लोप आर्ध धातु के एक साथ बोला मैंने, हैं? और आप संहिता मत कीजिए तब तो न धातु लोपे आर्ध धातु के, ये संहिता नहीं की। संहिता करते ही तो भो भगो को पूर्व शियोसी लोपासा के लिए सूत्र लग जाएंगे। न धातु लोपा आर्ध धातु के ऐसे बोलना। लेखने अपि वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। लेखने अपि, हैं? लेखने अपि, लेखन में भी आप संधि तोड़ कर लिख दीजिए, फिर उसको वैसे ही पढ़ने वाले को वैसे पढ़ना चाहिए। जैसे लेखन में कोई संधि रहित करके लिख दिया तो पढ़ने वाले को उस